Good noon, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Menu. Let us continue with our communication unit. एंड हम कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लिसनिंग मैंने आपको कल बताया था लिसनिंग तक, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स में क्या क्या आता है, क्या होती हैं लिसनिंग स्किल्स। आपको अगर एक अच्छा लिसनर बनने की बहुत ज़रूरत है, अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चारों टाइप का कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। देखिए, लिसनिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होता है, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग लिसनिंग होता है, इंफॉर्मेशनल है, बायस्ड एंड सेलेक्टिव है, क्रिटिकल लिसनिंग है। अब देखिए, ये इतने तरह के लिसनिंग्स हैं और एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है। डिस्क्रिमिनेटिव होता है कि आपसे कोई इंसान कुछ बोलना स्टार्ट करे, आपका जो पहले ही आपका प्री अजम्पशन है, आप चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दें। यानी आपसे बोला जाए कि अरे नहीं, हम कह सकते हैं कि जो निग्रोज हैं वो बहुत टॉल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में। डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी को किसी बेस पे, रेस पे, रिलीजन पे, कास्ट के बेस पे, उन सब बेसिस पे जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जब आप खुद को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर। तो ये सब चीज़ें, जैसे कि अरे वो तो ऐसा, उसकी तो शक्ल ऐसी है, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। गर्ल्स के लिए बोला जाता है ना, अरे लड़कियों से ये काम नहीं हो पाएगा, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटिव। आपके दिमाग में पहले से ही है वो डीप रूटेड थॉट कहीं ना कहीं। तो आपसे कोई इंसान कुछ बात करना चाहे, शेयर करना चाहे, कम्युनिकेट करना चाहे, उससे पहले ही अगर मान लीजिए वो विमेन एम्पावर के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे बात करना स्टार्ट करें और आप 1 मिनट में आगे से बोले अरे लड़कियों के बस की कुछ नहीं है, इनके बस की कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, तो क्या है ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है। आपने सुना नहीं, आप उनके फैक्ट्स पे नहीं गए, आपका जो पहले ही प्री थॉट है आपके दिमाग में, आपने वो उगल दिया, तो वो क्या हो गया, वो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग हो गया। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपका लैंग्वेज अच्छा हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो। क्योंकि देखते हैं ना, आप कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स में भी आता है, यूजीसी नेट पेपर 1 में भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, पेपर 1 में भी आता है एंड पेपर 2 में 2 आते हैं, सोशियोलॉजी में 2 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। वो आप कैसे सॉल्व आउट कर पाते हैं, वो आप तभी कर पाते हैं जब आपको की वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी हो। मान लीजिए कोई वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स थोड़े से टफ करके दे देंगे, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, अच्छा ये चीज़ कहना चाह रहे थे। तो क्या लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी पे आपका थोड़ा सा अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग लिसनिंग पॉसिबल है। कि आपके बारे में, आपके सामने किसी ने कोई एक कॉन्टेक्स्ट पे बात की, अगर आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। मान लीजिए आपके सामने बात होने लगे, अभी जो रिसेंटली जो इज़राइल एंड ईरान ईरान का आपस में जो जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, बहुत ही वॉर की तरफ जो चीज़ें जा चुकी हैं, अगर मान लीजिए कोई डिस्कशन चल रहा है या कोई इंसान आपसे उस बारे में डिस्कस करना चाहे, तो आपको अगर उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नॉलेज ही नहीं है, तो आप फर्दर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग इसको बोलते हैं। इंफॉर्मेशनल लर्निंग टू लर्न। इनका समटाइम्स होता है ना कि आप किसी इंसान को इसलिए ध्यान से सुनते हैं कि आप कुछ सीख पाएँ, ठीक है? कहीं पे कुछ डिस्कशन चल रहा है, समटाइम्स पीपल्स लाइक दिस, एकदम क्वाइट रहेंगे एंड ध्यान से सुनेंगे। वो क्या है? वो इन्फॉर्मेशनल लर्निंग है, इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग है वो, कि वो ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट पे बातें चल रही हैं, मुझे भी यहाँ से थोड़ा-सा नॉलेज ले लेना चाहिए। नेक्स्ट इज़ बायस्ड एंड सेलेक्टिव। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ऑलरेडी बायस्ड होते हैं कुछ चीज़ों से, है ना? आप कुछ चीज़ों के फ़ेवर में होते हैं, कुछ चीज़ों के फ़ेवर में नहीं होते हैं। जैसे मेरी जो दादी वग़ैरह थी, या जो हमारे बहुत पुराने टाइम पे जो चीज़ें थी कि गर्ल्स को मत पढ़ाओ, तो वो बॉयज़ की तरफ बायस्ड हैं कि घर का चिराग होते हैं बॉयज़, है ना? बेटे घर का चिराग हैं, बेटे जब घर में पैदा होंगे तो उनका वंश आगे चलेगा, है ना? किनशिप सिस्टम, जो किनशिप है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये क्या है, ये बायसनेस है। ऑलरेडी आपके दिमाग में बॉयज़ को लेके कुछ अलग चीज़ें हैं, सेलेक्टिव
प्रोसेस भी है इवन, कि गर्ल्स के साथ आप गर्ल्स को ऐसे ट्रीट करेंगे, बॉयज़ को ऐसे ट्रीट करेंगे। आज भी बहुत जगह, बहुत सारे जगह पे आप देखते हैं, इवन हरियाणा में, मैं खुद जहाँ से बिलोंग करती हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे कि हालांकि चेंजेस आ रहे हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे चेंजेस आ चुके हों, वैसा नहीं है। अभी भी स्टिल जो गांव में, विलेजेस में जो लोग हैं, वो अभी भी गर्ल्स को लेके, बॉयज़ को लेके बड़े ही सेलेक्टिव हैं, कि गर्ल्स हैं, उनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, वो तो दूसरे घर जाएंगी। मेरा खुद का इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी खुद की सिर्फ ओनली डॉटर है, ठीक है, ओनली चाइल्ड डॉटर, और वो है डॉटर, एक ही बच्चा है मेरा और वो है डॉटर। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। मेरे को बोला गया कि अरे तुम तो कैसी कहते हैं ना, जो लो औरतें होती हैं ज़्यादा एज, वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं, अरे तुम तो कैसी औरत हो, तुम तो पराये धन पे पैसा वेस्ट कर रही हो। सोचो मेरे को कैसा फील हुआ होगा। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद एक विमेन हूँ, है ना, और मेरे को हुई, मेरी बेटी के बारे में मुझसे ये बातें कही जा रही हैं। हालांकि मैंने बहुत ही हार्श वे में उनको रिप्लाई किया, और मुझे ऐसा लगता है वो ज़रूरी भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ लोगों को आप प्यार से समझा समझा के थक चुके होते हैं। फिर एंड में एक टाइम ऐसा आता है जब आपको थोड़ा सा होना पड़ता है हार्श, अपने वर्ड्स में, अपने एक्शंस में दिखाना पड़ता है कि आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन की बातें मेरे आगे तो मत कीजिए। आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी ये फालतू की बातें कि लड़का है, लड़की है। तो क्या देखिए, ये क्या हुआ, ये सेलेक्टिव बिहेवियर है आपका कुछ चीज़ों के प्रति। जब आप सेलेक्टिव हैं इतने ज़्यादा, तो आप क्या सुनेंगे किसी और को। सेलेक्टिव एंड बायस्ड हैं आप किसी चीज़ से लेके, तो आप अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट इज क्रिटिकल लिसनिंग टू इवेल्युएट एंड एनालाइज। क्रिटिकल लिसनिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपने ध्यान से चीज़ों को सुना है, ऑब्जर्व किया है, उसी के बाद आप चीज़ों को इवेल्युएट करने में सक्षम होंगे एंड एनालाइज। जैसा मैंने कॉम्प्रिहेंसिव का बताया ना, कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, आप जब सुनेंगे, नॉलेज लेंगे, देन आप उसको इवेल्युएट और एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ, ये इंसान यहाँ तक किस हद तक ठीक है, क्या इसकी बातें सही हैं और क्या गलत हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ लिसनिंग, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथेटिक एंड थेरापेटिक, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप देखते हैं ना, आजकल लोग बहुत काउंसलिंग्स कराते हैं, बहुत साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग अपने जो फैमिलीज़ हैं, हमारा जो दायरा है बहुत ही लिमिटेड हमने कर दिया है। किस चीज़ पे? फ़ोन पे। हम मोबाइल्स फ़ोन में ज़्यादा बिज़ी हैं। हमारे बच्चे जब हमें समटाइम्स कुछ पूछ रहे होते हैं, हम कहीं कोई रिप्लाई कर रहे होते हैं या कोई चीज़, कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, हम इतने बिज़ी होते हैं कि हम अपने बच्चों की ही बात को इग्नोर कर देते हैं। उनको हम प्रॉपर सुनते नहीं हैं। तो धीरे-धीरे बिल्ट होते-होते ये चीज़ें, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, ये चीज़ें इतनी बिल्ट होके इतनी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि उन्हें काउंसलिंग की नीड पड़ती है, उन्हें साइकियाट्रिस्ट की नीड पड़ती है। रीज़न क्या है काउंसलिंग कराने का? कि आप खुद अपने बच्चों को सुन नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई चाहिए जिसे वो सुनाए। ये होता है एम्पैथेटिक। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एम्पैथी के बारे में बताया था कि आप जब अपना बायसेस को हटा दीजिए कि आप क्या समझते हैं किसी चीज़ के बारे में, और दूसरा आपको क्या बोल रहा है, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस को समझिए। तब आप एक्चुअल में उस बात को रियलिटी में रियलाइज कर पाएंगे कि सामने वाला किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एम्पैथेटिक या थेराप्यूटिक। ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये है इसका मतलब फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड है। आप समझ के तो देखिए, अपने आपका जो परसेप्शन है उसको हटाइए एंड उसके हिसाब से उसकी चीज़ों को सुनिए, वो जिस तरह से बता रहा है, और फिर समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इज डिफेंसिव। समटाइम्स हम बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैं खुद भी कभी कभी हो जाती हूँ। रिसेंट कल का ही एग्जाम्पल है, मेरी डॉटर, मैंने बताया था, स्विमिंग करती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही है वो उसको ईयर में पेन हो रहा था, ठीक है। बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है वो बहानेबाज़ी करती है, क्योंकि जब ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है, 3 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे तक जब वर्कआउट खिंच जाता है, वो थक जाती है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं उसको मोटिवेट करती हूँ। अब उसने मुझे कल बोला, मम्मा मेरे को ना बहुत ईयर में पेन हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्विमिंग करो, बहाने मत बनाओ। क्योंकि जब हम स्विमिंग के लिए गए, तब उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी कि उसको कान में दर्द है। लेकिन समटाइम्स हम ना, मान लीजिए उसको असली में भी हो रहा होगा, तो मैं डिफेंसिव हो गई ना, कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से जी मत चुराओ।
हार्ड वर्क से जी मत चुराओ, तुम इसलिए बहानेबाजी कर रही हो। तो हम कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं। जब हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं। जैसे कल मैंने मेरी बेटी को नहीं सुना, मैंने कहा नहीं, चुप करके प्रैक्टिस करो, मुझे मत बताओ कि तुम्हें यहाँ पेन है यहाँ पेन है, घर जाके उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे कि ईयर में दर्द है तो हमें क्या करना है। लेकिन हम ये क्या है, ये डिफेंसिव नेचर है हमारा। जब हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे सामने वाले की प्रॉब्लम को। वो चीज भी गलत है कहीं ना कहीं। ऑपोजिट ऑफ एम्पैथेटिक बताया ना मैंने कि जो डिफेंसिव वो बिल्कुल ऑपोजिट है एम्पैथेटिक का, क्योंकि वो एम्पैथेटिक में हम हमें समझना है दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस, उसके पेन को सुनना है। अब डिफेंसिव में तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, हमने नहीं सुना, हमने कहा बहाने बना रही हो तुम, चलो छोड़ो, प्रैक्टिस पे लग जाओ। अब नेक्स्ट है 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस। 5 स्टेजेस कौन से हैं क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस के? सबसे पहले इसको समझिए कि दिया किसने है, गिवन बाय जोसेफ डेविटो इन 2000। जोसेफ डेविटो ने दिया 5 क्रिटिकल स्टेजेस या 5 क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस, ठीक है, जोसेफ डेविटो। फर्स्ट वन इज रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज रिमेंबरिंग, इवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जब कोई इंसान बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है, मुझे किसी ने बोला कुछ, मैंने सुना, ठीक है, मैंने सुनने के बाद उसको इवेल्युएट किया। जैसे कल मेरी बेटी ने मुझे बोला मम्मा मुझे कान में दर्द है, मैंने सुना ना, मैंने सुना, अच्छा, फिर मैंने इवेल्युएट किया। स्विमिंग में आने से पहले से मुझे कान में दर्द बिल्कुल नहीं बोला कि मुझे कान में भी दर्द है, या सडनली कान में दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, नहीं ये ऐसे पक्का कुछ बहाने बना रही है, एक्सक्यूज ले रही है पक्का, अंडरस्टैंडिंग। फिर मैंने रिमेंबर किया, मैंने अंडरस्टैंड करने के बाद क्या किया, रिमेंबर, नहीं इसको सुबह कोई कान में दर्द नहीं था, स्विमिंग आने तक भी कोई दर्द नहीं था, थोड़ी देर तक भी कोई दर्द नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वर्कआउट ज्यादा होता गया तो इसके एक्सक्यूजेस स्टार्ट होते गए। तो मैंने क्या किया, रिमेंबर, इवेल्युएशन कर लिया ना मैंने कि नहीं ये बहाने बना रही है। और देन एंड में हमने रिस्पॉन्स, मैंने रिस्पॉन्स में उसको क्या कहा, डू योर प्रैक्टिस, फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, चुप करके अपना काम करो। तो ये चीजें होती हैं कि हम पहले सुनेंगे। आप जैसे मेरे स्टूडेंट्स मान लीजिए, समटाइम्स उन्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, किसी कोई टॉपिक वो मुझे बताते हैं कि मैम ये टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाइए, तो मैंने वो सुना, हालांकि मैंने वो पढ़ा है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू लीजिए। मान लीजिए फिजिकल क्लासरूम में टीचर ने बोला, बच्चों ने बोला कि मैम ये प्रॉब्लम है मुझे इसमें, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए मुझे एम्पैथेटिक समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना, मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैंने जिस तरीके से उस बच्चे को समझाया मे बी उसको नहीं समझ में आया, मैं अनदर एग्जाम्पल लेकर आऊंगी, अनदर तरीका लेकर आऊंगी, मैं सोचूंगी, अंडरस्टैंड करूंगी, अच्छा मेरा शायद मे बी पढ़ाने का तरीका अलग था, तो मैंने अंडरस्टैंड किया। फिर मैं क्या करूंगी, उसके बाद मैं रिमेंबर करूंगी कि ठीक है मैंने उसको लास्ट टाइम ये एग्जाम्पल दिया था, अब मैं उसे दूसरे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्या पता उसके लिए ईजी हो, ठीक है। जब मैं दूसरा एग्जाम्पल बनाऊंगी, रिमेंबर करूंगी, ठीक है, फिर मैं उसको इवेल्युएट करूंगी कि क्या मैं अब जो उसको एग्जाम्पल दूंगी वो पिछले वाले एग्जाम्पल से बेटर है कि उसको समझ में आ जाए। मैंने इवेल्युएशन किया। देन रिस्पॉन्स, देन रिस्पॉन्स में क्या मैं क्या करूंगी, इस बच्चे को फाइनली समझाऊंगी कि देखो ये इस तरीके से भी समझा जा सकता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब क्या है, ये सब है 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस, है ना। क्रिटिकल, हम क्योंकि दिमाग लगा रहे हैं जिस चीज में, हम क्रिटिकली सोचने का अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हम अगर एक वे से बच्चे को चीज समझ में नहीं आ रही तो हम दूसरा कोई वे अपना रहे हैं, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये क्रिटिकल हुआ जिसमें आप अपना दिमाग लगाते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं हुई तो ऐसे हो जाएगी। फिर डिसीजन, व्हाट इज डिसीजन ट्रैप, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बल्कि एज इट इज स्टेप्स में से आया है। डिसीजन ट्रैप होता क्या है, डिसीजन ट्रैप मीन्स जब आप किसी डिसीजन में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि अरे आपने गलत डिसीजन तो नहीं लिया, ये आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, पहले देखिए, गिवन बाय रूसो एंड शूमेकर। जो डिसीजन ट्रैप का कॉन्सेप्ट है वो रूसो एंड शूमेकर ने दिया है। दे प्रेजेंटेड 10 मोस्ट कॉमन बैरियर्स दैट वी ऑफन एनकाउंटर इन मेकिंग गुड डिसीजंस। उन्होंने 10 ऐसे स्टेप्स बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन स्टेप्स बताए, जहां पर हम 10 ऐसी गलतियां बताई हैं उन्होंने एक तरह से, जिसमें हम फंस के गुड डिसीजन नहीं ले पाते और बैड डिसीजन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें हमें अवेयर होने की जरूरत है। वो कौन से हैं? प्लगिंग इन, व्हाट इज प्लगिंग इन, नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। मान लीजिए आप यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी से एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेट कर रहे हैं, DSSB, स्टेट, यूपीएससी, जो भी है, ठीक है, सबका एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप सीधे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ये गलत होगा। आप सबसे पहले करेंगे कि आप
डाउनलोड करेंगे उसका पूरा सिलेबस, क्या सिलेबस है, फिर आप देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन पेपर्स की क्या पैटर्न फॉलो होता है। हालांकि यूजीसी नेट का पैटर्न पैटर्न जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। पहले आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे वेन आर के क्वेश्चन आते थे ना, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर टीचर्स, ऐसे करके। अब उसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चन सब एग्जाम में नहीं आते। असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, आपने नोटिस किया होगा। लास्ट टाइम भी नहीं, बल्कि उसके लास्ट टाइम भी नहीं आया था। तो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, बट इट्स ओके, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो प्लगिंग इन क्या है, आपको पहले नेचर एंड स्कोप समझना है। आपको ये समझना है कि यूजीसी नेट को एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको एचटेट या DSSB के सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करना है। तो आप एक सिलेबस डाउनलोड करेंगे, अपने पास प्रिंट आउट रखेंगे, फिर आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे। फिर आप ये देखेंगे कि मैं कितने टाइम में कितना चीज़ें कवर कर सकता हूँ, मैं PYQs कर सकता हूँ, मैं MCQs कर सकता हूँ। तो ये क्या हुआ कि जब आप प्रॉपर स्कोप एंड नेचर नहीं समझते तब प्रॉब्लम आती है। देन फ्रेम ब्लाइंडनेस। फ्रेम ब्लाइंडनेस होता है जब आपको कोई भी इंसान बोले अरे मैं ये चीज कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, और आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लें कि हाँ ठीक है, ये इन्होंने बोला है ना। जैसे बहुत बार कोचिंग होते हैं ना, कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने जिनके बहुत नाम है, मैं नहीं कह सकती कि क्या वो पढ़ाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आजकल इतने सारे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं कि बहुत डिफिकल्ट है कि आप क्या सही कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप सही जगह पैसा लगा रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो फ्रेम ब्लाइंडनेस में आप फंस जाते हैं। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम किसी से मिले, ठीक है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आपकी किसी से शादी होने वाली है, आप फर्स्ट टाइम उनसे इंसान से मिले, तो उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया, है ना। सभी लोग करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है कि 2-3 बार में कौन अपना असली रूप दिखाता है। सब लोग ऐसे फेक ही बनते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे, हम्बल बनेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, है ना। तो 2-3-4-5 मुलाकातों के बाद आपसे कोई गलती हो जाए, कोई और बात हो जाए, आप लेट हो जाओ, तो उनका एकदम से वो एंगर दिखाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा अच्छा उस दिन तो बहुत स्वीट बन रहा था या बन रही थी ये, आज इसकी इसकी वो देखो, अब मैंने एक मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आज इसका बिहेवियर देखो, आज इसका रिस्पॉन्स देखो कैसा हो गया। तो धीरे धीरे वो चीजें समझ में आती हैं। तो फ्रेम ब्लाइंडनेस समटाइम्स हो जाता है कि आप सॉल्विंग रॉन्ग प्रॉब्लम ड्यू टू लेस इंफॉर्मेशन, कि आपने क्या लेस इंफॉर्मेशन थी ना उस पर्सन के बारे में आपको, लेकिन आपने सोचा अरे बड़ा स्वीट है, बड़ा केयरिंग है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है ये तो, ये बेस्ट है कि मैं इससे शादी करूं। तो ये क्या हुआ, फ्रेम ब्लाइंडनेस हो गया। आपने आपके पास कम इंफॉर्मेशन था, आपने रियल फेस नहीं देखा और आपने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट, पुअर फ्रेम कंट्रोल। पुअर फ्रेम कंट्रोल होता है एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स लिमिटेड एंड रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि आप जब सामने वाला कोई भी, मान लीजिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मेरी बेटी स्विमिंग करती है और मैं जो स्विमिंग के कोच हैं, जो क्रिकेट के कोच हैं, उनसे जाके स्विमिंग के बारे में पूछूं, सर आप मुझे थोड़ा बताइए कि क्या वो कोच सही करा रहे हैं, क्या वो स्ट्रोक्स इस तरह से हो सकते हैं। तो वो मुझे उनको वो नॉलेज ही नहीं है, तो मैं गलत पर्सन के पास पहुंच गई हूँ। उनकी लिमिटेड सी नॉलेज जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है उससे कहीं भी मेल नहीं खाती। तो यहाँ भी हम फंस सकते हैं कि जो आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो प्रॉब्लम है, एक सही इंसान के पास जाइए उसका सॉल्यूशन लेने के लिए। जैसे आप मान लीजिए कई बार फैमिली डिसीजंस में भी आप बहुत बार फंस जाते हैं, आप समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है। तो आप अपने यंगर वन से डिसीजन लेंगे या अपने पेरेंट्स से सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे, या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेंगे। जाहिर सी बात है पेरेंट्स को ज्यादा पता है, वो उन्होंने लाइफ ज्यादा देखी है, वो आपको ज्यादा अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत बार होता है ना, अरे मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब पता है, मुझे तो सब आता है, मैंने तो ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। बहुत बार होता है ना, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, अब किसी को नहीं पता कि कब कौन सा शेयर ऊपर चला जाएगा, कब मार्केट डाउन आ जाएगी, कब कौन सी चीज एकदम से हो जाएगी। जैसे अभी इंडिया और पाक का हुआ था, एकदम से कुछ शेयर्स नीचे आ गिरे, है ना। तो ये क्या है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग होते हैं ना, अरे मुझे सब पता है, तुम करो ना इसमें इन्वेस्ट, ये पक्का 100% आपको प्रॉफिट देके जाएगा। पता चल रहा है नेक्स्ट डे ही वो इतना डाउन आ गया कि आपका जो पैसा था वो माइनस में जा चुका है। तो ये है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल बताइए कि हमें तो सब कुछ आता है, रिवीजन 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 रिवीजन, PYQ सॉल्व कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए,
तब हो पाएगा। ये नहीं कि मैंने तो ना 10 बार सिलेबस जो है पढ़ लिया है, मैंने 10 बार थ्योरी पढ़ ली है, खाली थ्योरी से नहीं हो पाएगा। आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखना जरूरी है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट इज टेकिंग शॉर्टकट्स। बहुत बार होता है ना, बच्चे शॉर्टकट ले लेते हैं। अरे ऐसा करते हैं, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने की क्या जरूरत है, मेन मेन पॉइंट्स देख लेते हैं ना, और पता चल रहा है वो पॉइंट्स आपने एग्जैक्टली नहीं अच्छे से समझा और बीच में से कोई क्वेश्चन उठकर आ गया। तो ये क्या है, शॉर्टकट नहीं लेना है। अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करो, चाहे आपको दिसंबर का अटेम्प्ट लेना पड़े, लेकिन अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करके ही चीजों को करो। टेकिंग शॉर्टकट्स इज बैड। बीइंग अनसिस्टमैटिक, जब आप सिस्टमैटिक नहीं होते, आपने एक टाइम टेबल बनाया, जोश जोश में होता है ना, शुरू के एक हफ्ता बच्चे बड़े जोश में आ जाते हैं, अरे चलो अब ना पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हम एग्जाम की, प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, अपने दीवार पे चिपका लेंगे कि ये मेरा टाइम टेबल है, ये मेरा सिलेबस है, मुझे ऐसे ऐसे करते जाना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आपने 2-3 दिन 4 दिन तो उसको फॉलो किया, फिर आपको लगता है अरे यार कल कर लेंगे, अरे यार परसों कर लेंगे, अरे यार आज छुट्टी मार लेते हैं फिर कर लेंगे। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आपको सिस्टमैटिक होना जरूरी है। आप कंसिस्टेंट रहिए। आप जो चीज कर रहे हैं, अगर डेली आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो डेली 1 ही घंटा पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि आज आपने 1 घंटा पढ़ा, कल आपने 10 ही मिनट पढ़ा, वो चीज नहीं। तो सिस्टमैटिक होना जरूरी है। जब आप सिस्टमैटिक नहीं होते हैं, अनसिस्टमैटिक हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पुअर ग्रुप प्रोसेसेस। मान लीजिए आप एक टीम में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो पुअर ग्रुप प्रोसेसेस क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं। मान लीजिए आपके ग्रुप में ही कुछ लोग कुछ चीजें गलत कर रहे हो, आपको भी मन में पता है, लेकिन आप क्या किसी प्रेशर की वजह से नहीं बोल पाते कि अरे ये चीज तुमने गलत की है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाती है। इग्नोरिंग नेगेटिव फीडबैक। कभी भी नेगेटिव फीडबैक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो मुझे बोलते हैं, जैसे कुछ मैं स्टार्टिंग में, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी आज की डेट में मेरे पास ये बोर्ड है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, आई थिंक दिस मच ऑफ साइज, ठीक है, इतना सा बोर्ड से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पास कोई माइक नहीं था, छोटे से बोर्ड से मैंने स्टार्ट किया। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया, हालांकि बोर्ड से रिलेटेड नहीं था, वो वॉइस से रिलेटेड था। मेरे पास माइक नहीं था उस टाइम पे, तो मेरा वॉइस जब मैं बोलती थी, तो मान लीजिए मेरे से कैमरा फोन दूर रखा हुआ है ना, और मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए वहां पर पंखा है, या फिर कहते हैं ना, अब जैसे माइक में तो नॉइस कैंसिलेशन भी होता है, आपको थोड़ी कम सुनाई देंगी बाहर की चीजें, लेकिन इतनी दूर फोन रखा हो तो एक तो जोर से बोलना पड़ता है, और ना वॉइस इको होती है, क्लियर सुनाई नहीं देता। तो वन ऑफ माई स्टूडेंट, मुझे अच्छे से याद है, किसी ने मुझे बोला था कि मैम यू हैव कैलिबर, बट बिलीव कीजिए कि लोग एक खराब वीडियो देख सकते हैं, कि जिसमें वीडियो में मान लो थोड़ा ब्लरी हो, बोर्ड छोटा है, कोई बात नहीं, लेकिन वॉइस क्लियर सुनना चाहते हैं, कि आवाज साफ आए। अगर आवाज साफ आएगी, उससे भी काफी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मुझे वो बात बहुत सही लगी, और मैंने प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि किसी तरह का नॉइज ना हो, मेरी वॉइस क्लियर हो। आई विल मेक श्योर कि जो अच्छा वीडियो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो ये क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव था, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो हमेशा आपको जब कोई आपकी कमी बताए, उसको सुनो, उसको समझो, उसको करने का ट्राई करो। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने या मेरे पेरेंट्स ने भी जो मेरे वीडियोस देखे, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो बोर्ड है वो और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होना चाहिए, जो वर्ड्स हैं अच्छे से नज़र आने चाहिए, मैम आप वीडियोस थोड़े से और लॉन्ग बनाओ ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने धीरे धीरे वो चीज़ें स्टार्ट कर दी। तो नेगेटिव फीडबैक को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए होता है। बहुत बार होता है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं, तब टीनेज में बच्चों को ऐसा लगता है अरे यार पेरेंट्स तो हमारे दुश्मन है, बट नहीं, वही आपके ट्रू फ्रेंड हैं, वही आपके वेल विशर हैं, जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट इज नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स आप ऐसे समझ सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम आप देकर आए लास्ट टाइम, ठीक है, किसी भी रीजन से आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, चाहे वो पेपर 1 रहा, चाहे वो पेपर 2 रहा, आप अगर रिकॉर्ड बना के रखेंगे ना, यार मेरा ना यहाँ नंबर कटे हैं, जब आंसर की आती है, जब आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं ना, उस टाइम पे आप उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए किस कहाँ क्वेश्चन गलत गया, कौन सी यूनिट से क्वेश्चन गलत गया, तो मार्क करके रखिए कि अरे मेरे को इस यूनिट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता, तो मुझे पता है मेरा डीआई वीक है, ठीक है, तो मेरे को ये पता है कि वहां मेरे नंबर चले जाते हैं हमेशा। तो ये क्या चीज है
ये है कि आप रिकॉर्ड बना के रखिए, आपको आपकी कमियों का पता चले कि किस किस स्टेप पे कहाँ कहाँ आपकी कमियां थी। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप रिकॉर्ड्स बनाएंगे। जब आप रिकॉर्ड नहीं रखेंगे अपनी गलतियों का, तो आप इम्प्रूव और ग्रोथ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज नॉट ऑडिटिंग। जब आप ऑडिटिंग नहीं करते, कि मान लीजिए जो भी आपने चीजें बनाई, आप एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखिए, फिर आप उसमें ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें मैंने कर ली, चलो इन्हें साइड करते हैं, अब ये चीज़ें बची हैं। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके माइंड में भी आपको क्लियर रहें चीज़ें कि आप क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या आपको छोड़ना है, क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो ये था हमारा आज का कम्युनिकेशन यूजीसी नेट पेपर 1 का, कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।